Dear students of class 10th English Literature, CBSE Board NCERT from First Flight Book. Students, today our topic is from the Diary of Anne Frank. स्टूडेंट्स ये जो एक्सेप्ट है, ये जो अंश है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जो कि एडिशनल रीडिंग में सिलेबस में आपके सिलेबस में शामिल है, ये एन फ्रैंक द्वारा लिखी गई स्टूडेंट्स रियल डायरी द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल का एक पार्ट है, छोटा सा। स्टूडेंट्स, ये जो डायरी थी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये वर्ल्ड की एक ऐसी बुक है जिसको एन फ्रैंक के फादर ने पब्लिश कराया था और ये बुक वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स में से एक है। स्टूडेंट्स, ये जो डायरी है, ये डायरी लिखी गई है एन फ्रैंक के द्वारा, जो कि एक जर्मन बॉर्न ज्यूइश रिलीजन की मानने वाली लड़की, जिसका पूरा नाम एनलीज मैरी फ्रैंक था, जिसको प्यार से एन फ्रैंक कहा जाता था, के द्वारा लिखी गई है। स्टूडेंट्स, ये डायरी जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में समझ लिया था कि ये उसके 13 बर्थडे पर उसको मिली थी, जिस पर उसने अपनी उन बातों को लिखा जो वह अपने किसी दोस्त से शेयर करना चाहती थी और किसी भी ऐसे पर्सन से जिसमें उसे विश्वास न हो, वह उनसे इन विषयों को नहीं खोलना और बोलना चाहती थी। तो पीछे अभी हमने पढ़ा कि डायरी लिखने के क्या कारण थे और जब डायरी शुरू हुई तो उसकी किस तरह की सोच थी। अब आइए आगे देखते हैं कि सेकंड पार्ट में एन फ्रैंक क्या लिखती हैं। स्टूडेंट, दिस इज एम रहमान एंड यू आर अटेंडिंग ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्लीज टू सब्सक्राइब our channel. Please do subscribe our channel. You please do one thing, that you keep on watching our lectures. And student, if you like our lectures, please don't forget to subscribe our channel Oracy Classes of English Language. And if you like students, please don't forget to share, like and comment. Now students, let's begin the second part of this chapter from the diary of Anne Frank. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एन फ्रैंक कहती हैं कि उन्हें पहले तो ऐसा लगता था कि कौन इंटरेस्ट लेगा इस डायरी में, जो कि एक 13 ईयर्स ऑफ एज की गर्ल ने लिखी है, और इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। और स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आपने जाना था कि वो ये चाहती थी कि वह ऐसी डायरी नहीं लिखना चाहती जो कि आम तौर से सभी लोग लिखते हैं और जिसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं होती कि दूसरे लोग उसमें इंटरेस्ट लें, जबकि वह उसके अंदर अपने मन की, जो उनके चेस्ट में सारी बातें हैं, उसको खोल कर रख देना चाहती हैं, बिल्कुल उस अंदाज में जैसे मानो वो किसी फ्रेंड से बात कर रही हों। अब चूँकि उन्हें लगता था कि 13 ईयर्स ऑफ एज की गर्ल की बातों में कौन इंटरेस्ट लेगा और शायद वह स्वयं भी अपनी इस डायरी को दोबारा पढ़ना पसंद ना करें, इसलिए वो यहाँ कहती हैं, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज़, कहीं ऐसा हुआ कि किसी ने मेरी स्टोरीज़ का कोई वर्ड अंडरस्टैंड नहीं किया, टू किटी, जो मैंने किटी नाम की डायरी में लिखा है, इस डायरी में लिखा है, इफ़ आई वर टू प्लंज इन इट, और अगर मैं इसमें आगे बढ़ी, आई वुड बेटर प्रोवाइड, तो बेहतर होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, मच एज़ आई डिसलाइक डूइंग सो, बल्कि कुछ उनको ऐसा भी लगता था कि यह करना उनके इंटरेस्ट से बाहर है। उन्होंने लिखा, माई फादर, मेरे पिता, द मोस्ट अडोरेबल फादर, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय फादर हैं, जो मुझे बहुत पसंद हैं, आई हैव एवर सीन, जो मैंने अगर कभी देखा है, डिडंट मैरी माई मदर अनटिल ही वॉज 36। यहाँ पर उन्होंने अपने फादर को ब्यूटीफुली एडोर करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए यहाँ पर कहा है कि जैसा मैंने अपने फादर को देखा है और मैं उनके बारे में जानती हूँ, तो मुझे ये पता चला था कि मेरे फादर ने मेरी मदर से शादी नहीं की थी जब तक कि वह 36 के नहीं हो गए थे, एंड शी वॉज 25, और जो उनकी मदर थी वो 25 की नहीं हो गई थी। वह यहाँ पर ये कहना चाहती हैं कि मेरे फादर ने पूरी मैच्योरिटी और पूरी समझदारी के बाद शादी की थी। माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926,
वे बताती हैं अपने फैमिली को इंट्रोड्यूस करते हुए कि उनकी बड़ी बहन जो मार्गरेट थी वो जर्मनी के एक शहर फ्रैंकफर्ट में 1926 में जन्मी। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929 और अपनी बहन के 3 साल बाद लगभग 12 जून 1929 को मेरा जन्म हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4 और स्टूडेंट्स वो बताती हैं कि मैं फ्रैंकफर्ट में रही जब तक कि मैं 4 साल की नहीं हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 29 में वो जन्मी, 4 साल में यानी 33 ईयर आ गया। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। तो अभी आपने देखा था कि वे वहाँ पर जब तक 4 साल की नहीं हो गई रहीं तो 1933 हुआ, और जब वो 4 साल की हुई तो उनके फादर को अंटिल आई वॉज 4, जब मैं 4 साल की हुई तो मेरे फादर को एमिग्रेट मीन्स फ्रैंकफर्ट जर्मनी से उन्हें एमिग्रेट करके हॉलैंड जाना पड़ा 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक और मेरी माँ जो कि एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक जिनका नाम था वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर, वह उनके साथ सितंबर में हॉलैंड चली गई। अब क्या हुआ कि जो बड़ी बहन थी और जो ये थी वर सेंट टू एशन टू स्टे विद आर ग्रैंड मदर। जब कोई पेरेंट्स बाहर जाते हैं और वहाँ पर सेटल होना होता है तो क्या होता है कि छोटे बच्चों को दादी माँ या किसी के पास छोड़ दिया जाता है, वैसे ही इनके साथ भी हुआ। सो वॉज विद एन फ्रैंक, तो एन फ्रैंक को और मार्गरेट को भेज दिया गया कहाँ, उनकी दादी माँ ग्रैंड मदर के पास एशन में, और इनके पेरेंट्स हॉलैंड चले गए। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। अब कुछ टाइम के बाद मदर जो थी सितंबर में गई थी, अब क्या हुआ मार्गरेट को हॉलैंड भेज दिया गया दिसंबर में। अब कौन रह गया दादी माँ के पास, दादी माँ के पास रह गई एन, एंड आई फॉलोड इन फरवरी, अब मैं भी वहाँ पर चली गई। एंड व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट, और अचानक से मुझे मार्गरेट के सामने पेश किया गया जैसे मानो मैं उनका कोई बर्थडे प्रेजेंट थी, मीन्स मार्गरेट को सरप्राइज दिया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और वहाँ पर स्टूडेंट्स इनकी एजुकेशन शुरू हुई और इन्होंने मॉन्टेसरी स्कूल में नर्सरी शुरू किया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, और वहाँ पर ये 6 साल की होने तक रहीं। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उस समय मेरे जो एजुकेशन थी वहाँ पर मैं फर्स्ट क्लास तक पढ़ी। फर्स्ट फॉर्म मीन्स क्लास 1 तक, क्लास फर्स्ट तक। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिज क्यूपरस, और 6th क्लास में मेरी जो टीचर थी वो मिसिज क्यूपरस थी। द हेड मिस्ट्रेस एट द एंड, सॉरी 6th फॉर्म, येस इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिज क्यूपरस द हेड मिस्ट्रेस, जो वहाँ की मुख्य अध्यापिका भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और स्टूडेंट्स जैसे ही मुझे जब वो ईयर पूरा हो गया 6th स्टैंडर्ड का और हम वहाँ से चले तो मेरी आंखों में इन द टीयर्स, और वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और मिसिस क्यूपरस की आंखों में भी आंसू थे जब हमने उनको विदा कहा। इट मीन्स नरेटर जो हैं, जो यहाँ पर डायरी राइटर हैं एन फ्रैंक, वो बताती हैं कि 6th स्टैंडर्ड में जब वो उनका सेशन पूरा हुआ तो विदाई के समय मिसिस क्यूपरस उनकी हेडमिस्ट्रेस की आंखों में और एन फ्रैंक की आंखों में आंसू थे। इन समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल, उन्होंने एक इंसिडेंट यहाँ पर लिखा कि 1941 में उनकी ग्रैंडमा बीमार पड़ गई, दादी माँ बीमार पड़ गई, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनको ऑपरेशन कराना पड़ा। सो हर बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए उनका जो बर्थडे था थोड़े से सेलिब्रेशन के साथ ही फिनिश कर लिया गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, उनकी ग्रैंडमा की डेथ 1942 में हुई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, स्टूडेंट्स ये कुछ ऐसी इमोशन उन्होंने यहाँ पर लिखी है जो रियलिटी में हमें भी लगता है कि नहीं, लाइफ में ऐसा ही होता है कि कई बार बच्चों की सोच होती है, जो वो सोच रहे होते हैं दे आर नॉट एबल टू डिस्क्राइब इट वॉट एवर दे आर थिंकिंग, तो उनके मन में जब दादी की याद आती होगी लेकिन वह कह नहीं पाते थे, तो वह सीक्रेट यहाँ पर ओपन करती हैं बहुत ही प्यारे तरीके से। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। स्टूडेंट से क्वेश्चन आता है कि दादी माँ को वे बहुत ज़्यादा चाहती थीं, ये आप कैसे कह सकते हैं, तो वो यही पोर्शन है जहाँ पर से आपको आंसर देना है।
तो आप लिखेंगे ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1994। ये बात उन्होंने अपनी डायरी में लिखी और उन्होंने लिखा था कि किसी को नहीं पता था कि मैं कितनी बार अभी भी दादी माँ को याद करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1992 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। और एक्चुअली जब 1942 में मेरा बर्थडे मनाया गया तो उसमें कुछ और इंटेंशन भी थी दूसरी और वह थी ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। और दूसरे के साथ साथ उसमें ग्रैंड माँ की कैंडल भी जलाई गई। इट मीन्स ग्रैंड माँ को याद किया गया। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। द फोर ऑफ अस मीन्स एन फ्रैंक, मार्गरेट फ्रैंक, उनके माता और पिता, ये चार लोग, सब कुछ अच्छा चल रहा था अभी तक। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट। और फिर यही वजह थी कि जो डायरी मुझे मिली थी आज इस डेट 20 जून 1942 पर लाकर खड़ा करती है। एंड द सॉल्म डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और मैं पूरी गंभीरता के साथ इस डायरी के प्रति डेडिकेटेड हो गई हूँ, समर्पित हो गई हूँ। इट मीन्स मैं आज से डायरी लिखना शुरू कर रही हूँ। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्वेश्चंस आए हैं। Why does Annie provide a brief sketch of her life? वह ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ किस लिए शुरू करना चाहती हैं स्टूडेंट्स? जैसे कि आपने इस पोर्शन में देखा था, वह ब्रीफ स्केच इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि कोई भी nobody would understand a word of her stories। जब आप इस पोर्शन से आंसर लिखेंगे तो स्टूडेंट्स, आंसर लिखने में आपको ये पता रहना चाहिए कि जब भी आप किसी टेक्स्ट से किसी आंसर को दें तो सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए स्टूडेंट्स, फिर उसको पहले अंडरस्टैंड कीजिए। हमने चैप्टर पढ़ा तो अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद हमने सेलेक्ट किया कि हमें इस पोर्शन से आंसर देना है, फिर हमें उसे एडिट करना होता है। तो जो वर्ड्स यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ को आगे कंटिन्यू करने के लिए लिंक हुए हैं, हम उन्हें ओमिट कर देंगे और उस मेन पोर्शन को, जैसे कि यहाँ पर है अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई डायरी सिंस I were to plunge into it, I would better provide a brief sketch of my life. No one would understand। तो इस बात को आपने हाईलाइट करना है अपने इस क्वेश्चन के आंसर में। Why does Annie provide a brief sketch of her life? तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखेंगे, Annie provides, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, Annie provides a brief sketch of her life because she thinks। इतना हमने अपने पास से लिखा, फिर हम लिखेंगे thinks that no one would understand a word of her stories to Kitty। और उसके बाद इस पोर्शन को कि उनको लगता था कि कोई भी उनके डायरी में इंटरेस्ट नहीं लेगा, इसलिए इस डायरी में प्लंज करने से पहले उन्हें बेहतर लगा कि वह अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि लोग जो आगे आने वाली इंटरेस्टिंग बातें हैं उसमें अपने आप को कनेक्ट कर सकें। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर। तो ये भी हमने बताया था कि एनी अपने ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा लव करती थी, तो ये आपको कैसे पता चलता है। तो इस वाले पोर्शन में आप देखेंगे कि कोई नहीं, एनी लिखती हैं कि कोई नहीं जानता कि मैं कितनी दादी को मिस करती हूँ और कितनी बार मैंने उनको याद किया है और मैं अब तक भी याद करती हूँ। और स्टूडेंट्स, इसका एक वजह ये भी थी कि जब वह बहुत छोटी थी 4 इयर्स की, तो उनको अपनी दादी के पास काफ़ी टाइम गुजारना पड़ा था, तो इससे उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो पिछले लेक्चर में थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से रह गए थे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इन क्वेश्चंस को, ये हमारे लेक्चर 1 से रिलेटेड हैं। व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। स्टूडेंट्स, जो डायरी के अंदर एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस एन फ्रैंक कहती हैं, तो व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक के लिए स्टूडेंट्स डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस कैसे था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्ट्रेंज एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स इस तरह से था क्योंकि उन्हें लगता था, क्योंकि नॉट ओनली बिकॉज आई हैव एवर रिटन एनीथिंग बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई और नॉर एनी एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। उन्हें लगता था कि ये स्ट्रेंज एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स इसलिए था क्योंकि किसी को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा एक 13-year-old के विचारों को जानने में और उन सारी चीज़ों में जिसमें उसने इतने इंटरेस्ट के साथ म्यूजिक्स लिया, इतने इंटरेस्ट के साथ उसने सारे बातों को जो सोचा और उस पर एक्सप्रेस किया। तो 13 इयर्स गर्ल जो कि बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होती है, तो कोई भी एल्डर वन या एल्डर फेलो
कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा कि एक 13 ईयर ओल्ड बच्ची क्या लिखेगी, और जबकि उसको खुद भी लगता था कि शायद उसे जाकर के फ्यूचर टाइम में ऐसा लगे कि उसने क्या बातें लिखी हैं, लेकिन फिर भी वो लिख रही थी, इसलिए ये स्ट्रेंज बात थी। स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन था व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी। एंड डायरी क्यों बनाना चाहती थी? तो स्टूडेंट्स, एंड डायरी इसलिए बनाना चाहती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके पास कोई एक दोस्त होना चाहिए जिससे वो अपने दिल की सारी बातें कर सके। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था कि वह बिल्कुल अकेली थी, उनका अपना परिवार था, उनके फैमिली में 4 लोग थे, उससे अलग उनके 30 ऐसे पर्सन्स थे जिनको वो अपना फ्रेंड कह सकती थी, लेकिन फिर भी किसी एक ऐसी सहेली की, फ्रेंड की ज़रूरत थी जिससे वो अपनी सारी बातें कह सकें। तो स्टूडेंट्स, ये आप यहाँ पर देखते हैं, ऑन द सरफेस आई हैव लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, नो वन ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड वॉज द मेन थिंग, एंड ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम। और वह चाहती थी कि मैं फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम गुजारूं, लेकिन स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ये थी कि हाइडिंग में रहने की वजह से शी वॉज डेप्राइव्ड ऑफ द सोशल एक्टिविटीज़, उनके दोस्त नहीं थे और हाइडिंग में 2 साल तक वह छिप कर रही थी, तो वह अपने फ्रेंड को मिस करती थी और वो चाहती थी कि कोई उनका दोस्त हो। आई कैन ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग्स, वो बहुत अच्छी बातें करने के लिए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। बहुत अच्छी का मतलब जो उनको इंटरेस्टेड, जिसमें वो इंटरेस्टेड थी, क्योंकि उनके फ्रेंड्स उनके पास नहीं होते थे। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और जो हाइडिंग्स के अंदर लोग थे उनके वो क्लोजर वो आने नहीं चाहती थी, और यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और शायद वह कहती हैं कि ये उनका अपना फॉल्ट था कि वह दूसरों को अपनी बात नहीं ओपन करना चाहती थी, और इस केस में उन्हें एक फ्रेंड की ज़रूरत नहीं थी, और जब उन्हें फ्रेंड की ज़रूरत नहीं थी तो दिस इज़ व्हाई शी हैड स्टार्टेड द डायरी, उन्होंने डायरी शुरू की। स्टूडेंट्स, देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन पहले पार्ट का, व्हाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन पीपल। उन्हें क्यों लगता था कि वह डायरी से ज़्यादा लोगों से ज़्यादा डायरी में ज़्यादा कन्फाइड कर सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, उन्हें लगता था कि लोग जो है दूसरे के सीक्रेट्स को नहीं रख सकते, लेकिन डायरी जो होती है वो बहुत पेशेंट होती है, जो पेजेस एंड पेपर्स हैं वो बहुत पेशेंट होते हैं, और वो इंसान के सारे दर्द और दुख को और खुशी को सुन करके वो उसको सीक्रेट रख सकते हैं। तो टू एनहेंस द इमेज ऑफ ए लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, और एक लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड को जब वो अपने माइंड में काफ़ी दिनों से उनके में था, तो उस इमेजिनेशन को उन्होंने आगे बढ़ाया। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। उनका मानना था कि वो अपने सारे विचार इस डायरी में इस तरह से नहीं लिखेंगे जैसे कि आम लोग लिख लेते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। शी वॉन्टेड द डायरी टू बी हर फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और स्टूडेंट्स, वह इसको अपना दोस्त मानती थी और वह सारी चीज़ें इसमें कन्फाइड करना चाहती थी, क्योंकि ये उसको किसी को ओपन नहीं करती, क्योंकि वह आम लोगों में, जैसे कि यहाँ लिखा है, शी डिडंट वांट टू कन्फाइड इन अदर पीपल, वह अपने विचारों को दूसरों तक नहीं ओपन करना चाहती थी, वह अपनी चेस्ट को बिल्कुल खोल देना चाहती थी, वह अपने आइडियाज़ को, यहाँ चेस्ट ओपन करने से मतलब अपने आइडियाज़ को बिल्कुल ओपन कर देना चाहती थी, लेकिन एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे फ्रेंड के सामने जो उसको बंद करके रखे, सीक्रेट रखे, और वो डायरी से बेहतर कोई नहीं था उस हाइडिंग में। तो स्टूडेंट, ये था आपका सेकंड पार्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। स्टूडेंट्स, इसके थर्ड पार्ट की स्टडी हम जल्दी ही करेंगे, तो उसके लिए प्लीज़ यू कंटिन्यू एंड कीप ऑन वॉचिंग आवर OSC classes of English language. Definitely we will come to you with new lecture, and to get this new lecture first, please don't forget to subscribe our channel OSC classes of English language. And students, if you like our lecture, please don't forget to share, like and comment. Students, your comments will encourage us, and please, if you have any problem, you can write to us. We will try to prepare a lecture on your problems. Thanks.